हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और क्लास 11th एनसीईआरटी समरी, शॉर्ट समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लेसन में भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो होगा वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन। बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगेन आई वुड से if you haven't subscribed an Academy Plus, then do it. Use the referral code RANK10 to get the discount of 10% and top educators will help you in preparation for your examination. और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। यहाँ पे भी आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और इंडियन इकोनॉमी का कोर्स लाइव पा सकते हो। पायल गुप्ता मैम यहाँ पे एनालिसिस करती हैं उसका, और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस कोर्स को देखने से। अगर आप कोई कोर्स चाहते हो तो किसी भी लेसन के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। इट विल गेट कंसीडर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये सारे टॉपिक्स: कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। और आज वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म और लोकल गवर्नमेंट को। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होगा आज के सेशन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट दिस फेडरलिज्म इज। चैप्टर 7। आपको ये ध्यान में रखना है कि फेडरलिज्म का जो है ना, वो कहाँ से, ये वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले आपको पता है यूएसएसआर, जो कि वर्ल्ड का एक सुपर पावर हुआ करता था, 1989 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रोकअप हो गया उसका, और उसके बाद सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज वहां से अलग हुए। बहुत सारे रीजंस थे इसके, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन इसका कहा जाता है, जो वजह कही जाती है इसके ब्रेकअप की, वो थी एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। मतलब किसी एक हाथ में सत्ता में पावर का रहना। उसके बाद डोमिनेशन जो रशिया का था उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे, विथ इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस और कल्चर ऑफ देयर ओन, जैसे कि उज्बेकिस्तान। ये सब के कारण जो है इनके जो अदर कंट्रीज थे, जैसे कि युगोस्लाविया और ये सारी जो जगह है, वहां पे भी डिवीजन जो है कंट्री का देखने को मिला। तो फेडरलिज्म जो है, जैसे कि आप इंडिया में बात करते हो, तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन एंड इमेंस डाइवर्सिटीज। आपको पता है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, रिलीजन है यहाँ पे, कास्ट है, क्रीड है, एवरीथिंग। इसके साथ ही ये सब होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी, हम क्या एक कॉमन लैंड मास शेयर करते हैं। कल्चरल या फिर रीजनल या फिर जो भी है, हम शेयर करते हैं, हमें रहना यहीं पे है। तो इंडिया क्या है? इंडिया को एक ऐसी कंट्री कहा जाता है जहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर इंडिया को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो व्हाट वी से, इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो फेडरलिज्म जो है ना, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल्स नहीं है जो कि यहाँ पे अप्लाई होते हैं, जो भी हिस्टोरिकल सिचुएशन से अराइज हुए थे या जो भी हुआ था। ये एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है फेडरलिज्म, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के तरीके से काम करता है। अमेरिका का अलग हो सकता है, जर्मनी का अलग हो सकता है, हमारे इंडिया का अलग है। यहाँ पे क्या है, रीजनल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो नेशनल गवर्नमेंट, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहे, उसी को कहते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इंडिया में ये कैसे काम करता है, बस इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ पॉलिटीज हैं जो कि फेडरलिज्म को मतलब एक्सप्लेन करती है। एक होता है रीजनल लेवल पे और एक होता है नेशनल लेवल पे, और दोनों में बस एक अच्छा संबंध बना के रखना, इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये इस वर्ड को मेंशन नहीं करता, फेडरेशन। इंडिया इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फेडरेशन, इंडिया इज कंसीडर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हमने कहां से बोरो किया है, ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने इसे बोरो किया है। तो 2 सेट्स ऑफ पॉलिटीज के साथ, जैसे कि रीजनल और नेशनल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है, इनका अपना एक दायरा है, एक ऑटोनोमस स्फेयर है इनका, जिसमें से कि जो
बहुत सारे फेडरल कंट्रीज हैं उसमें डुअल भी होते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन वहीं पे यूनाइटेड स्टेट में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। एक तो यूनियन का सेंट्रल सिटीजनशिप और दूसरा है स्टेट सिटीजनशिप वहां पे, बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इसी तरीके से फेडरलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट जब हैं तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन दोनों के बीच में कोई जद्दोजहद ना हो, इसीलिए क्या है कि सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट को मतलब टालने के लिए फेडरलिज्म को रखा गया है। और फिर यहाँ पे एक रोल आता है जुडिशरी का भी, कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो हमारी जुडिशरी उसमें इंटरप्रेट करती है, रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये आता है कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी जो जुडिशरी है उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम फेडरेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है फेडरल सिस्टम का, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है सेंट्रल और स्टेट के कोऑपरेशन को लेके, यहाँ पे बात आती है डाइवर्सिटी को लेके। तो डाइवर्सिटी को लेते हुए भी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटी बना के रखना है दोनों स्टेट और आपके यूनियन के बीच में, फेडरेशन का काम यही होता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया में मेंशन वर्ड जो है फॉर फेडरेशन वो नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 में एज अ भारत और यूनियन ऑफ स्टेट इसको मेंशन किया गया है। यहाँ पे कोई भी स्टेट जो है वो बिल्कुल अलग नहीं है, वो किसके दायरे में आता है, यूनियन के दायरे में आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर, अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की जब बात आती है, आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो चीजों मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बात करता है। सेंट्रल के अलग पावर हैं, स्टेट के अलग पावर हैं, और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जुडिशरी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर इनके पास होते हैं, जिसमें से कि स्टेट का अपना एक हक होता है और इनके रिवेन्यू सोर्सेस अलग होते हैं। इस तरीके से ये गवर्नमेंट जो है हमारी काम करती है। अब आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कहता क्या है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। या फिर जब आप आंसर राइटिंग भी करते हो, मान लिया एग्रीकल्चर पे आप कुछ लिख रहे हो, तो आप कहोगे एग्रीकल्चर कम्स इन स्टेट लिस्ट और इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। हेल्थ की बात करते हो तो हेल्थ को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि हेल्थ कम्स इन स्टेट लिस्ट, या फिर जो भी जैसे भी डिफेंस की बात है या एटॉमिक की बात है तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। तो 100 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 66 थे, और 52 सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट लिस्ट में, ओरिजिनली 47 थे। इसके अलावा रेसिडुअरी पावर भी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास। इसमें क्या होता है, इन तीनों में जो चीजें मेंशन नहीं की गई है ना, वो आता है रेसिडुअरी पावर में। अब वहां पे किसके पास मतलब पावर होता है, किसको कौन ये चीजें कर सकता है, तो वो होता है यूनियन। अगर स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंस लिस्ट और यूनियन लिस्ट तीनों में से किसी में जो चीज मेंशन नहीं है, उस पर इकलौता हक रहता है हमारे यूनियन का। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर। एग्जाम्पल के लिए आपका साइबर लॉज आता है, तो याद रखिएगा साइबर लॉज तीनों में से किसी में भी मेंशन नहीं है। फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या क्या प्रोविजन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फेडरलिज्म के साथ बात करता है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले द वेरी एग्जिस्टेंट ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब किसी भी टेरिटरी को अपने अंदर लाना है या फिर सेपरेट करना है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, या दो स्टेट को एक साथ जोड़ना है, तो ये सारे काम कौन करते हैं, हमारा पार्लियामेंट करता है। एक नया स्टेट बनाना या टेरिटरी को, दो स्टेट को एक साथ जोड़ना या दो स्टेट को डिवाइड करना, ये सारे काम करते हैं कौन, हमारा पार्लियामेंट करता है। और उसके बाद कुछ सेफगार्ड इसमें होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास मौजूद होते हैं यहाँ पे। दूसरा होता है it can also alter the boundary of any state or constitution provide for some safeguard way of securing the view of concerned state legislature।
ये मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने। फिर आता है पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। यहाँ पे क्या होता है, फेडरल पॉलिटी जो होती है वो कंप्लीटली क्या में टर्न हो जाती है, सेंट्रलाइजेशन में। इमरजेंसी जब किसी में लगाया जाता है तो वहां पे क्या है, स्टेट की पावर हटा के पूरी पावर कहाँ पे दे दी जाती है, सेंटर की तरफ दे दी जाती है। पार्लियामेंट जो है यहाँ पे अज्यूम करता है कि ये पावर जो है वो किसी भी जुरिस्डिक्शन जो स्टेट के लिस्ट में आती भी है तो भी यहाँ पे पावर किसको मिल जाता है, यूनियन को मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है कि वो वहां पे उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या करता है, बहुत इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पहले तो है कि जो रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके बाद जो भी रेवेन्यू आती है वो किसके पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। अभी इनके जितने भी रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं वो मोस्टली जो स्टेट हैं वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं कि कैसे सेंट्रल उनको ग्रांट करेगा या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है सेंटर की तरफ से स्टेट को जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया ने अडॉप्ट किया है एक प्लानिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, ताकि स्टेट भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिटरी पावर अपना यूज करती है, ग्रांट करती है, लोन जो भी है ग्रांट करती है स्टेट्स को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का होता है यहाँ पे स्टेट को दिया जाता है। अब ये बात आती है कि अगर कोई पार्टी यूनियन में सत्ता में है और उस पर्टिकुलर स्टेट में सत्ता में नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा कि हमें भाई मतलब स्टेट को, कोई स्टेट ये कहेगा कि सेंट्रल हमें अब जो मतलब फंड है वो नहीं दे रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके लिए क्या कहता है। पावर ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट में गवर्नर को काफी ज्यादा पावर दी गई है कि वो डिसमिस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट का। जब जो असेंबली डिसोल्यूट होती है तो गवर्नर के पास पावर आ जाता है। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी गवर्नर अपने पावर्स को यूज कर सकता है, जैसे कि अपना बिल को रिजर्व कर लेना, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करती है तो वो रिजर्व कर लेती है अपने पास, या फिर प्रेसिडेंट को भेजने तक वो रिजर्व रखती है अपने पास। और मतलब जब तक प्रेसिडेंट का असेंट ना मिल जाए गवर्नर उसको अपने पास रिजर्व रख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नर का जो पावर है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि गवर्नर के पावर को लेके कैसे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो डिले कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर ने। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, अब वो गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने उसको रिजर्व कर लिया, अब वो प्रेसिडेंट से जब तक असेंट नहीं मिलेगा वो बिल क्या है, पास नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम मिल जाता है कि वो पूरा इंक्वायरी करे, पूरा एग्जामिन करे उस बिल को, और उसके बाद देखे कि क्या ये बिल सच में उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से एक चेक वहां पे रख सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी वो करते हैं। कोई भी स्टेट को अगर कुछ देना है, कोई भी सलाह देनी है या कुछ भी करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात है आर्टिकल 33 एंड 34 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट द पर्सन इन सर्विस of the union or a state in respect of any action taken by them during martial law to maintain or restore order। तो यहाँ पे मार्शल लॉ को लेके अलग चीजें बनाई गई हैं मतलब यूनियन और स्टेट लिस्ट में। द प्रोविजन जो है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन इस सेंस में करता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो स्पेशल पावर्स एक्ट हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए दिए गए हैं वो किस प्रोविजंस में दिए गए हैं, फेडरलिज्म के प्रोविजन के अंदर ही दिए गए हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है ना चेंजिंग नेचर और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यहाँ का, जो इतना मतलब काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 1950-60s में क्या होता था कि फेडरलिज्म की जो बात है वो बहुत कम होती थी। तो हमारे ऑनरेबल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फेडरलिज्म के फाउंडेशन को रखने की बात करी थी। क्या होता था उस टाइम, वो एक ऐसा पीरियड था जब कांग्रेस डोमिनेंस पे थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो वहां पे क्या होता था कि कोई भी इशू जब आता था ना कोई भी नए स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, तो जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में रिलेशन है वो नॉर्मल रहते थे क्योंकि दोनों में जो है एक ही पार्टी रूलिंग में है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों पार्टी अलग अलग हो जाएं तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑपोजिशन पार्टी अगर आ जाए सत्ता में तो फिर वो दूसरे स्टेट की जो डिमांड है उसको नेग्लेक्ट कर सकती है।
इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, मतलब रीजन क्या क्या होते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की अगर आप बात करते हो तो क्या क्या रीजंस होते हैं जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को लेके होता है। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट जो हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने टाइम टू टाइम वो डिमांड करते रहते हैं कि उनको अपनी स्टेट की ऑटोनॉमी चाहिए, और इस तरीके से वो बात करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट हैं अपनी अपनी ऑटोनॉमी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बात करते हैं। बहुत सारे ये जो डिमांड होते हैं वो किसके लिए होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके होते हैं। उनका कहना होता है कि आप जो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट के हक में डालो, क्योंकि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर रहना ठीक नहीं है। जैसे कि तमिलनाडु या पंजाब या वेस्ट बंगाल, ये सारे ये कहते हैं कि हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, वो डिमांड करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये डिमांड फॉर ऑटोनॉमी हो गया। Another demand is that the state should have independent source of revenue and greater control over the resources. ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात आती है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, तो यहाँ पे रिवेन्यू को लेके भी चीजें उठती हैं कि हमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि रिसोर्सेस और रिवेन्यू पे हमारा अपना हक होना चाहिए। जैसे कि आपका तमिलनाडु या पंजाब ऐसे ऐसे मतलब फाइनेंशियल पावर को लेके कभी कभी डिमांड करते रहते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड एस्पेक्ट जो होता है ऑटोनॉमी डिमांड का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लेके। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो स्टेट की होती है उसको लेके उसकी जो मशीनरी होती है वो काफी ज्यादा मतलब सेंट्रल कंट्रोल में ना रखे, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे सेंटर का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल ना हो और स्टेट का ज्यादा कंट्रोल हो, उसके लिए भी ये स्टेट जो है वो डिमांड करते हैं। और चौथा हो सकता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक इशू। ऑपोजिशन अगर डोमिनेशन में है, जैसे कि मतलब तमिलनाडु वाला रीजन जो हिंदू को मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए मतलब ये करते हैं कि नहीं, लैंग्वेज को लेके वो कहते हैं कि नहीं हमें ये लैंग्वेज चाहिए, या फिर इस लैंग्वेज को हिंदी स्पीकिंग एरियाज के लिए या फिर तमिल स्पीकिंग एरियाज के लिए उनको अलग कल्चरल और लिंग्विस्टिक इशूज अराइज होते हैं, तो इसके लिए भी वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें टाइम टू टाइम जो है वो उठती रहती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इशू क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल। ये तो पहला था कि यहाँ पे आपने देखा कि ऑटोनॉमिक डिमांड को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद होता है कि दूसरा गवर्नर के पावर को लेके, रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल को लेके होता है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब जब गवर्नर के पावर की बात आती है तो उस पे जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। जैसे कि रिसेंटली गवर्नर ऑफ राजस्थान जो थे उनपे ये चार्ज लगाया गया था कि उन्होंने वायलेट किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। मतलब एक रूलिंग पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करके ये जो आपके मतलब टर्म है ना फेडरलिज्म, उसको जो है उन्होंने मतलब नेग्लेक्ट किया है। अब इसीलिए ये कहा जाता है गवर्नर के लिए ऐसे ऐसे नेगेटिव टर्म्स यूज किए जाते हैं कि गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ सेंटर, या फिर ही इज अ पपेट एंड रबर स्टैम्प ऑफ द सेंटर। सो इस तरीके से गवर्नर ऑफ स्टेट को जो है डिस्क्राइब किया जाता है नेगेटिव टर्म्स में। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है गवर्नर के पास कि वो लीडर जो होते हैं लार्जेस्ट पार्टी के, उनको सरकार बनाने के लिए कहती है कि आप गवर्नमेंट बनाओ अपनी मेजोरिटी प्रूफ करके। तो कहा जाता है कि इसका भी मिसयूज जो है वो गवर्नर अपने इस पावर का करते हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है तो भी मतलब गवर्नर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। तो वहां पे भी ये कहा जाता है कि गवर्नर हैज बिकम द पपेट ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो इश्यूज हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होता है कि वो रिकमेंड कर सकता है डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि क्यों मतलब गवर्नर अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट में भी अदर कोर्ट्स में भी ये गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो होती है कि प्रेसिडेंट रूल किसी भी मतलब अगर एरिया पे इम्पोज किया जाता है तो बिना एग्जामिन किए जुडिशरी के इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर वहां पे अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि रिवर वाटर डिस्प्यूट आपको पता है, चाहे वो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो या फिर महादाई रिवर डिस्प्यूट हो। तो ये मतलब अक्सर न्यूज में रहते हैं, इसे मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं।
बहुत सारे स्टेट फाइट करते रहते हैं सेंटर के साथ कि वो उनकी ऑटोनॉमी है रिवर के वाटर को लेके, रेवेन्यू सोर्सेस को लेके, लेकिन बहुत ज्यादा जो होता है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट इनका वो होता है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके भी, कि वो कहते हैं कि ये मतलब ये जो एरिया है ये हमारे स्टेट के अंदर में आता है, कोई स्टेट सामने वाला कोई और कुछ और क्लेम करता है, तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होती है और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टेट और सेंट्रल के बीच में ये लाती है। जैसे कि आपका हरियाणा को जब अलग किया गया था तब भी, मणिपुर और नागालैंड को अलग किया गया था तब भी, तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कि एक मेजर इश्यू था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, फार्मर्स जो थे स्टेट के वो उनका कुछ और मानना था और सुप्रीम कोर्ट का कुछ और कहना था, और फिर ट्रिब्यूनल जो बनाया जाता है उनका कुछ और कहना था। तो ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट वाटर के रिसोर्सेज को लेके भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे एक बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात हो रही है, आप यहाँ पे फेडरलिज्म की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, राइट। तो समान अधिकार मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाओ, दोनों को एक इक्वल बैलेंस लेके चलना होता है। तो डेमोक्रेसी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन के वे में काम करें, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें जो है हमारे इंडिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन खासकर अगर हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट अगर हम डिस्क्राइब करते हैं इंडिया को, ना कि एज अ फेडरल स्टेट। तो इसी चीज को और ज्यादा अच्छे से हम समझेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ही फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले ये देखिए आप, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आती है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत आते हैं, और पंचायत के अंदर में डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट और विलेज पंचायत आते हैं। ये तो हो गया मतलब इनका डिस्क्रिप्शन कि कैसे कैसे डिवाइडेशन हुआ है इसका। ठीक है, गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके ये जो आपका लोकल गवर्नमेंट है इसके फायदे क्या क्या हैं। तो लोकल गवर्नमेंट कहने का मतलब हो गया जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है उसी को हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये चीज यहाँ की बात हो रही है। स्टेट और यूनियन के बीच में फेडरलिज्म तो हमने देख लिया, अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही डेमोक्रेसी है, राइट। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आती है पार्टिसिपेशन से ही। तो आप कह सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी इसीलिए रखी गई है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी आ सके। तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए, ताकि वो इंश्योर कर सके एक्टिव पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी भी, ये आपका होना जरूरी है, नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, कि जो भी चीजें परफॉर्म की जा रही है वो लोकली परफॉर्म की जाए, ताकि यहाँ पे लोकल पीपल को ये पता हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव को पता हो कि उनको लोकल लेवल पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अब ये क्लोजेस्ट हो गए कॉमन पीपल के, तो उनके चीजों को वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट में बैठ के हमारे प्राइम मिनिस्टर तो विलेजेस का दायरा करेंगे नहीं ना, कि इस विलेज में, पर्टिकुलर विलेज में क्या खामियां आ रही हैं, या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर तो जाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होते हैं, पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहां के डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको जरूरतें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हो, सैनिटेशन को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, या फिर किसी और चीज के लेके हो, एग्रीकल्चर को लेके हो। तो यहाँ पे इसीलिए परफॉर्मेंस लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ज्यादा हो सके, कॉमन पीपल ज्यादा फैमिलियर होते हैं उस चीज को, वो जानते हैं उनको क्या जरूरत है, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया है। अब वहां पे वो कंसर्न करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट फिर आपको यूनियन गवर्नमेंट से। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है, नेसेसरी होता है एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और लोगों बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
अब आगे देखिए ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कैसे कैसे लोकल गवर्नमेंट का जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में हुआ है। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, सभा होती थी, समिति होती थी, आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ पिछले लेसन में भी। उसके बाद लोकल बोर्ड का जो है वो गठन किया था किसने, 1882 में जो है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट होती थी 1882 के बाद जो क्रिएट हुई थी। तो लॉर्ड लिपन उस समय जो वायसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया था कि उनको एक लोकल बोर्ड्स की बॉडी जो है वो क्रिएट करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो प्रोग्रेस था तो इसका कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत विलेज पंचायत स्टैब्लिश की गई थी बहुत सारे प्रोविंसेस में, और उसके बाद ये 1935 के एक्ट के बाद ये चीजें जो है वो कंटिन्यूड रही। तो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के समय हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात पे जो बल दिया था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन पे ही जोर दिया था। उनका ये कहना था कि अगर विलेज पंचायत को आप स्ट्रेंथन करोगे, उसको मजबूत करोगे ना, तो ही जाके एक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा। क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं वो किसके द्वारा होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होने चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा मालूम है कि उनको किस चीज की जरूरत है। तो being a part of directive principle of state policy, the provision of constitution was non-justiciable and primarily advisory in nature। तो जब मैंने डीपीएसपी आपको डिस्क्राइब किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, एनफोर्सिएबल नहीं होता है लॉ के लिए। आप इसके लिए आप अगर सरकार कुछ गवर्नमेंट कुछ इसके मतलब पॉलिसी रूल्स और रेगुलेशन पे नहीं काम करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल होता है। तो डीपीएसपी में ये मेंशन्ड है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया कैसे काम करता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि 1993 में फोर्स में आया था। तो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें पंचायत के बारे में बात की गई थी, जिसे पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और 74th अमेंडमेंट में आपके नगर पालिका के नगर पंचायत के बारे में बात की गई थी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो। ओके, अब देखिए कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या क्या है और ये क्या क्या चीजों के बारे में बात करते हैं उसको देखिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें 3 टियर ऑफ स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 3 लेवल है। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर है ब्लॉक लेवल, फिर है विलेज लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका जिला परिषद आता है, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति आती है, और विलेज लेवल पे आपका ग्राम पंचायत आता है। 73rd अमेंडमेंट में ये भी मैंडेटरी किया गया था कि ग्राम सभा हर गांव के लिए, हर विलेज के लिए मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब जिला परिषद में क्या है कि जिला पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हो तो पूरा जो रूरल एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट का, एक डिस्ट्रिक्ट का, वो किसके अंदर में आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर में आता है, जिला परिषद के अंदर में वो आता है। ग्राम पंचायत की बात करते हो तो इसमें एक गांव हो सकते हैं या एक बहुत सारे गांव शामिल हो सकते हैं। अब ब्लॉक लेवल की बात करते हो तो ब्लॉक लेवल जो है वो सारे जो स्टेट्स हैं उनके लिए नहीं किया गया था। जो एक स्टेट जिनकी पॉपुलेशन कुछ 1 लाख से ज्यादा है उनके लिए ये ब्लॉक लेवल बनाया गया था, मतलब बहुत ज्यादा छोटे स्टेट्स के लिए ये नहीं बनाया गया था। अब ये भी ध्यान रखना है रिजर्वेशन की क्या क्या बात की गई है पीआरआई में। तो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन ये विमेन के लिए रिजर्व्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, 1/3 ऑफ द पोजीशन। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन है यहाँ पे, और अगर जरूरत पड़ी किसी स्टेट में ओबीसीज के लिए तो वो भी यहाँ पे प्रावधान इसके लिए भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से। अब देखिए इलेक्शन कैसे होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बहुत सारे जो 11 शेड्यूल में चीजें हैं वो मेंशन्ड है, उसको मैं बताऊंगी कि 11 शेड्यूल में जो चीजें मेंशन है जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर ड्रिंकिंग वाटर, रोड, कल्चर, रूरल, इलेक्ट्रिफिकेशन और ये सारी चीजें। तो अगर आप ये पूछोगे कि मतलब इलेक्शन कैसे होता है, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा 5 साल के लिए। हाँ, और अगर 5 साल पूरे होने के पहले स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को डिसॉल्व कर देती है तो क्या मतलब बाकी टर्म के लिए, मतलब वो जो है अगर मान लिया 2 साल के लिए इन्होंने बच गई है इनका टर्म, तो बाकी के कैसे इसका इलेक्शन होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर, उस डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन हो जाना है।
ठीक है। इस तरीके से जो है ये स्टेट मतलब इसकी इलेक्शन जो है, इलेक्शन काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर डिसॉल्व कर दे पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इस 5 ईयर टर्म, तो 6 महीने के भीतर भीतर उस डिसोल्यूशन के ये इलेक्शन हो जाना है। उसके बाद देखिए ये आता है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला 11 शेड्यूल में जितने भी लिस्टेड हैं, मार्केट, फेयर, हेल्थ, सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ये सारी चीजें लिस्टेड हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स वेर मोस्टली लिंक टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शन एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे ज्यादा वेलफेयर पे ध्यान दिया गया था। और एक्चुअल ट्रांसफर जो है ना वो स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा जो सब्जेक्ट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहती है। ठीक है। और आर्टिकल 243G जो है वो किसके पावर से डील करता है? पंचायत के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। तो आप ये पूछोगे कि क्या 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो प्रोविजंस है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के वो सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे वेर नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज जो कि आदिवासी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं किसी भी स्टेट में। ठीक है, आदिवासी पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे ये नहीं काम करेगा, वहां पे उसके लिए डिफरेंट बनाया गया है आपका। ठीक है, वहां पे 4th शेड्यूल बनाया गया उसके लिए। 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया था जहां पे ये मतलब या इनके जो पंचायत सिस्टम के जो एक्सटेंशन है इस एरिया से हटाने जाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए ये बात की गई थी। अब क्यों किया गया था तो उसका एक अलग रीजन है। तो 1996 में ये किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या यहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल के लिए। उसके बाद वो ये देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है लोकल गवर्नमेंट की स्टेट में, और उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि जो रिवेन्यू है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में वो कैसे जाना चाहिए या कैसे नहीं जाना चाहिए। तो एक तरफ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गया, दूसरी तरफ म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट दोनों तरीकों से डिफरेंट फाइनेंस को लेके काम करती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक अच्छा रोल प्ले करती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या काम करती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, वो मैं पहले के लेसन में डिस्कस कर चुकी हूँ हालांकि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब बात आती है ना तो वो अलग चीज होती है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अलग होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल की बात आती है तो वो है 243K। यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टेट इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट किए जाने, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसी तरीके से जैसे सेंट्रल लेवल पे होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होते हैं एंड इट इज नॉट लिंक टू एनी ऑफ द ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म उठता है कि इसके थ्रेट को लेके, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के इंडिपेंडेंसी के थ्रेट को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उठता है। अभी हाल की मैं आपको न्यूज बताती हूँ, जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था अप्रैल 2020 में कि वो जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाएंगे। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारे स्टेट में बनाए जाएंगे ताकि वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर ढंग में कंडक्ट करें। और उसके बाद वो अपॉइंटेड किसके द्वारा होंगे? गवर्नर के द्वारा। और उनके सर्विसेज और टेन्योर ऑफ ऑफिस कौन डिटरमाइन करेंगे? गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। और SEC जो होते हैं वो रिमूव्ड हो सकते हैं। क्या प्रोसीजर होता है? सेम वही प्रोसीजर होता है जो एक जज, हाई कोर्ट के जज के जो रिमूवल की प्रक्रिया होती है वही होती है एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो है वो और एक जज जो है हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा रिमूव होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनको कौन रेकमेंड करता है? पार्लियामेंट।
तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके बीच में एक टसल हुआ कि आखिर जो ये यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मतलब विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज किया कि एसएसी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया जब उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन किया। अगर आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हो तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को ने ये क्रिटिसाइज किया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नमेंट से कंसल्ट करना चाहिए था। तो इसकी इंडिपेंडेंसी को लेके इसीलिए जो है बहुत ज्यादा टसल चल रहा था। और उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया था कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट में वो वो देखे कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चीजें आती रहती है न्यूज में, तो आपको इसको भी लिंक करके देखना है कि किस तरीके से एक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसकी इंडिपेंडेंसी को एक थ्रेट होता है कि अगर इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिंक करनी जरूरी है, जो आपको आनी चाहिए, तो ही आप आंसर राइटिंग ठीक ढंग से कर पाएंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन मैंने बता दिया कि किस तरीके से वो रेवेन्यू को लेके काम करती है। उसके बाद है 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट तो आपके पंचायत से डील करती है, और ये यहाँ पे 74th अमेंडमेंट नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं उनसे डील करती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है कि जो ट्रांसफर ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शन है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दी गई है। और उसके बाद 11th शेड्यूल में ये जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं कि क्या क्या ऐसे फंक्शन हैं जो कि यहाँ पे मैंडेटेड हैं कि ट्रांसफर करना है लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे ढंग से हो सके, लोकल गवर्नमेंट जो है वो अच्छे ढंग से काम कर सके। तो आपको ये यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से जो लोकल बॉडीज है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम कर भी रही है तो भी कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। यहाँ पे एक अगर सत्ता जो है एक हाथ में सिमट के अगर रह जाएगी तो लोकल लेवल पे क्या जरूरतें हैं, लोकल लेवल पे क्या परेशानियां हैं वो गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगी। तो इसीलिए लोकल लेवल पे इस चीज को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को लोकल लेवल पे चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन को लाना होगा, ताकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कारण अकाउंटेबिलिटी आ सके, लोगों का पार्टिसिपेशन आ सके, और तब जाके एक डेमोक्रेसी का सही मीनिंग यहाँ पे फिट बैठ सके। राइट, दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगले लेसन में हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। आपके लोकल गवर्नमेंट की चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया हमने लोकल गवर्नमेंट की कैसे इसका लोकल गवर्नमेंट कैसे बनता है, कैसे ये चीजें होती हैं, और जिस तरीके से रोल होता है गवर्नर का या फिर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है और क्या क्या प्रोविजंस उसके लिए दिए गए हैं, किन किन रीजन के चलते उनको कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑटोनॉमी की डिमांड हो गई या फिर जो भी चीजें हैं हमने सारी डिस्कस कर ली। आई होप डू यू लाइक इट। और अगर आपके कुछ सवाल है या कुछ पूछना बताना चाहते हो, कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल फॉर यू। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। और बाकी के कोर्सेज भी आप देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे चल रही हैं, तो आप उससे बहुत ज्यादा सीख सकते हो। It's me, Anamika, signing off. Take care, guys. Stay tuned.